प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। सारा सब्जेक्ट का आपको है सो वीडियो करवाया जा रहा है और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो एमसीक्यू हो, आपको है सो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में आपको आने वाले हैं। और यदि आप चाह रहे होंगे कि ये हम टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, पीडीएफ हमको कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को अपलोड किया गया है और क्लासेस भी वहाँ पे लगातार करवाई जाएगी। ध्यान रहे, यदि आप क्लास 12th का बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे होंगे और 11th क्लास तो आप तैयारी ये कंप्लीट कर दी हो पूरी तरीके से, यदि आप क्लास 12th को अच्छे ढंग से चाह रहे होंगे कि कैसे हम लोग करें, तो आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहाँ से आप है सो 1999 रुपये में सारा बैच को आप परचेज कर सकते हो। सालों भर आपको है सो पूरी तरीके से ये बैचेज पढ़ाई जाएगी। और दिन याद रखिएगा कि ये सारा सब्जेक्ट आपको जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको चारों ये शिक्षक 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है। न्यू बैच आपको मिला है पूरी तरीके से, रिकॉर्डेड जो क्लासेस चला गया है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप कई बार उसको आप देख सकते हो। और वो भी याद रखिएगा, यदि आप ऑफलाइन चाह रहे होंगे तो आप हजारीबाग शहर में यदि होंगे तो बुढ़वा महादेव चौक नियर की वीमेंस कॉलेज हजारीबाग, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस या कोई भी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर हैं, यहाँ से आप है सो हमसे जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आज की शुभारंभ करते हैं, सीधा सा क्लास की ओर ले चलते हैं आपको। और वो क्लास की ओर आपको पहला सवाल आपको मैंने मूव करवा दिया है। जो क्वेश्चन जानिएगा लास्ट टाइम हमें जरूर कमेंट करके जाना बच्चों कि आपका सही कितना हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन सिंपल सा आसान दिया है। यदि अभी तक आप वीडियो सारा नहीं देखे होंगे, सारे सब्जेक्ट का नहीं देखे होंगे, तो चले जाइए सीधा सा चैनल के होम पेज पे, वहां से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक आप देखोगे पूरी तरीके से 9 वीडियो दे दिए हैं, लगभग ये आज का आपका 10वां या 11वां वीडियो होगा पूरी तरीके से। और पहला क्वेश्चन कहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये बिग बैंग थ्योरी वही है जिससे हम लोग है ना महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से बच्चे क्या करते थे, जानते थे। और ये आज से 13.7 अरब साल पहले की घटना है कि जिसके अंतर्गत आने की 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है, जिसमें से हमारा पूरा सौर मंडल बना है। किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी को पता है जॉर्ज लैमेत्रे। आने यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा है सो दिया गया। एडविन हब्बल वही साहब हैं जिन्होंने स्थिर अवस्था की अपना है ना संकल्पना कर बताया था और साथ साथ में ये बताया था कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही जस्ट आ गया सेकेंड क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे ये बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट जो सिद्धांत है, ये कितना साल पहले घटना घटित हुआ था। तो ये ऑप्शन में देखो, आप कंफ्यूजन मत हो जाना यार, 13.7 अरब वर्ष कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 13.7 अरब साल पहले। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको है ना सिलेक्टेड करवाया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक और सवाल आया है, और एक सवाल है कि पृथ्वी का सूर्य की ओर औसत दूरी कितना है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितना है, इसके बारे में पूछ रहा है। आने की अर्थ और जो हमारा सन है इसकी औसत दूरी कितना है। 14.96 लाख किलोमीटर है, 15.96 लाख किलोमीटर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है और एक हमारा 14.96 लाख। अब ये पॉइंट है ना आप सबको याद होगा, सॉरी 16.96, 14.96 याद आ रहा होगा, लेकिन याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14.96 करोड़। यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े कि बोल रहे हैं जी सर याद आ रहा है कि पृथ्वी और सूर्य का न्यूनतम दूरी को क्या कहते थे यार, तो इसे हम लोग है ना इसे क्या कहते थे, न्यूनतम दूरी। हमारा जो है आने की न्यूनतम दूरी और एक होता है अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अप, आने के ऊपर बताए थे, तो इसे क्या कहते हैं अपसोर। याद रख लीजिएगा न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उपसोर के नाम से हम लोग जानते हैं। लगभग आपको यहाँ पे 6-7 सवाल करवा दिए हैं। आपको लग रहा होगा सवाल काउंट मत करना क्योंकि भाई साहब आपको है ना इसमें से आपको कई एडिशनल फैक्टर बताते जा रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आंतरिक ग्रह याद आ रहा होगा, इनर प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा यहाँ से कि सर हम लोग तो पढ़े हैं, और वो पढ़े क्या है, ये हमारा रहा सर जी गुरुजी सन। और सन के जो 4 नजदीक जो ग्रह होते हैं, हमारा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और इसके बीच में तो हमारा कौन हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है क्षुद्र ग्रह, और यहाँ पे बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण। तो क्षुद्र ग्रह जो हमारा, तो ये तो हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच।
तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं उसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं, इसी का डेंसिटी भी ज्यादा है। और बाद के जो 4 ग्रह हैं इसे हम लोग आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाह्य ग्रह या इसी को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसका मतलब मंगल आंतरिक ग्रह है सर जी, पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह है, सूर्य भी आंतरिक ग्रह है, तो कौन नहीं हो जाएगा? शनि, क्योंकि शनि हमारा बाह्य ग्रह में आता है, आउटर प्लैनेट्स में आता है, वो आप है सो याद रखे रहोगे। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ से भी आपको कई सारे कुछ आपको सीखने को मिला। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? आप लोग है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद कीजिए, यौन, महाकल्प, कल्प, आधुनिक युग, ये सारा कुछ पढ़े थे कि जैसे बिग बैंग सिद्धांत आज से कितना साल पहले घटित हुआ सर? 13.7 अरब साल पहले हुआ। तो ये बात पूरी तरीके से है ना आप सभी लोग याद रखना कि डायनासोर जिस समय आया सर जी, उस जो इसका युग है वो उस युग को हम लोग क्या कहते हैं? जुरासिक युग। ये एक टाइम स्केल का नाम है जब डायनासोर पृथ्वी पर हमारा है ना रहा करता था। आपको कमेंट में जवाब देना है कि डायनासोर के विलुप्त युग को क्या कहते हैं? जब डायनासोर हमारा पृथ्वी से चला गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, इसके विलुप्त युग को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब आप है ना सो थोड़ा सा कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से कितना वर्ष पहले हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग है ना जानते हैं कि पृथ्वी पर आज से कितना साल पहले जीवन आरंभ हुआ था? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व या 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो आपको जवाब देना है कि कितना साल पहले हुआ था, तो वो भी याद रख रहोगे। तो हम लोग जानते हैं कि 380 करोड़ वर्ष पूर्व या 3.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की आरंभ हो गई थी। वही अगर बात कर लिया जाए 460 हमारा क्या है? पृथ्वी की आयु है। 460 करोड़ वर्ष क्या है? पृथ्वी का हमारा आयु है। ये हम सभी क्या करते हैं? जानते हैं यार। चलो नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अगर बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? आप सभी को पता होगा सोलर रेडिएशन हम लोग पढ़े हैं कि सनलाइट से जो आता है वो इंसोलेशन कहलाता है, सूर्यताप कहलाता है, उसे हम लोग सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन। वापस जब पृथ्वी से टकरा करके वापस जब वायुमंडल में जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते थे बच्चे? पार्थिव विकिरण। तो हम सभी को पता है कि इसमें सर जी CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, याद कीजिए कहीं गुरुजी एक बात याद आ रहा है, आपने ग्रीन हाउस गैस पढ़ाया था जिसमें से CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये सारे गैस मिलकर के उसमें CO2 सबसे बड़ा गैस था। ये सारे गैस मिलाकर के हरित गृह बनाते थे जिसके कारण सूर्य का रोशनी तो आ जाता था लेकिन वापस लौट नहीं पाता था, और वापस लौट नहीं पाता था इसलिए उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते थे यार। तो इसमें से कौन है पारदर्शी और अपारदर्शी कौन है? तो इसमें अपारदर्शी कौन है? हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है यार। नेक्स्ट चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के लिए वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन हमारे हैं जलवाष्प, धूलिकण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो मानव के लिए वायुमंडल का अगर बात करें जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हमारा है सर जी? वाटर वेपर यानी कि जलवायु। ऑक्सीजन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? जलवाष्प को देंगे। ये बात अब पूरी तरीके से आप याद रखोगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PBI सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट आपको जो भी कुछ चाहिए कि सर सिलेक्टेड क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला सवाल हमको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर पर चले जाना, आप वहां से डाउनलोड करके सारा कुछ वहां पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, और वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु के उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु की नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? ये क्वेश्चन शायद आप पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ये सारा कुछ आप पढ़े हो। तो उसको हम लोग कौन सी वायु कहते थे? संतृप्त वायु। और यहीं से क्या होता था, जब संतृप्त आर्द्रता 0 डिग्री पर हो जाता था तो यहीं से हमारा ओसांक उस बिंदु बनता था जिसे हम लोग ड्यू पॉइंट लाइन के नाम से भी जानते थे। सापेक्ष, निरपेक्ष वही है, विशिष्ट आर्द्रता, ये तीनों आर्द्रता हम लोग पढ़े हुए हैं कि कल ही बताए थे कि प्रति 1 किलोग्राम में वास्तविक आर्द्रता को दर्शाता है। किसी भी वायु में औसत जितना भी हमारा नमी की मात्रा होगी वो हमारी वास्तविक आर्द्रता को सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अब याद कीजिए हम लोग एक चैप्टर पढ़े हुए हैं वनस्पति वाला, वहां से ये सवाल उठा करके दे दिया है कि 50% से अत्यधिक वनस्पतियां का कहने का मतलब क्या है? पेड़ पौधे जितने भी प्रकार के, आप जंगल जाओगे अभी महुआ चुनने का सीजन है, अनेक सारे आपको पेड़ पौधे की प्रजातियां दिख रही होंगी। तो ये पूरे पृथ्वी पर कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है?
तो आपको याद आ रहा होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि एवरग्रीन रेन एरिया, फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर और वाष्पीकरण यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो इस वाले क्षेत्र में यानी विषुवत रेखा वाला प्रदेश जो हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अब इसलिए हुआ कि यहाँ पे बारिश ज्यादा तो घने जंगल हमारे सबसे ज्यादा होंगे। एक भैया एक क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा है कि संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों और उनके संरक्षण के लिए, ये बात आप पकड़िएगा कि रेड डाटा सूची किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा सूची किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। अब कहिएगा गुरुजी हम तो पढ़े क्या हैं? हम लोग तो पढ़े हैं आई यानी कि इंटरनेशनल यूनियन IUCN के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब करेक्ट तो ऑप्शन ये भी आप याद रखे होंगे, लेकिन ये संस्था किसकी है सर जी? ये संस्था है यूनाइटेड नेशन का, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का है सर जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता वही है यार जिसे हम लोग बायोडायवर्सिटी डे प्रत्येक वर्ष 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। जीव जंतुओं पृथ्वी पर पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए आयोजन किया जाता है। तो किसके लिए हम लोग करते हैं? जैसे कि जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या करते हैं? जंगल में जितना भी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इसको संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं पूरी तरीके से? तो हम लोग क्या करते हैं? नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, उसके अलावा चिड़ियाघर, सारे कुछ करते हैं। तो इसमें जंतु भी रहते हैं, इसमें पौधे भी रहते हैं, क और ख दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, क और ख हमारा दोनों हो जाएगा। 1992 इसमें पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? याद कीजिए, पृथ्वी पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पर्यावरण को अच्छे सुदृढ़ करने के लिए, अनुकूल करने के लिए सभी देशों ने मिल करके लगभग आपको एक आयोजन सम्मेलन किया था 1992 में, और वो देश कौन सा था? ब्राजील। आपको कमेंट में जवाब देना है कि प्रथम रियो, अच्छा मैंने उत्तर नहीं बता दिया, कोई बात नहीं। ये कहां पे आयोजन किया गया था? रियो डी जेनेरो, ठीक है, जेनेरो, यानी कि जेनेरो याद रखिएगा पूरी तरीके से, रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। कहां पर? ब्राजील में आयोजित किया गया था। एक अच्छा सवाल आ गया है कि भूगोल के धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है। अब कल पिछला क्लास में हम लोग इसका भी देखें, दो स्टेटमेंट आ सकता है। जब अगर पूछ लेगा कि भूगोल के क्षेत्रीय विभिन्नता में असमानता पाई जाती है, तो ये किसका था? रिचार्ड हार्ट्सोर्न का था। लेकिन ये आप याद रखे रहोगे कि कर्णात्मक रूप से अध्ययन ये किसका है भाई साहब? हमारा अल्फ्रेड हेटनर का है। ये किसका है? तो ये आप पूरी तरीके से याद रखे रहना कि ये किसका है सर जी? हमारा अल्फ्रेड हेटनर का है, क्योंकि यहां से है ना कई बार ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। आगे की ओर चल लेते हैं। तो कर्णात्मक अगर पूछेगा तो अल्फ्रेड, ये रिचार्ड हार्ट्सोन स्टेटमेंट वाला, और अगर सॉरी ये यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता में असमानता पाई जाती है, अगर वो स्टेटमेंट पूछ लेगा तो हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड यानी रिचार्ड हार्ट्सोन, और कर्णात्मक वाला पूछेगा तो अल्फ्रेड हेटनर। समझे? आगे चलिए, आगे की ओर सवाल चलते हैं। अगला सवाल आ गया है पूरी तरीके से, और वो सवाल हमारा क्या कहता है? सवाल कहता है गुरु जी निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? आप क्लास 12 का इंट्रोडक्शन वाला भी आप देख चुके होंगे पूरी तरीके से, और साथ साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि हम लोग भौतिक भूगोल क्लास 11 में पढ़े फिजिकल ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल उसे कहते थे जिसको प्रकृति ने सींचा है, जिसको प्रकृति ने बनाया है। बंदरगाह, सड़क, मैदान, जल उद्यान। अब देख रहे होंगे कि सर जी मैदान जो होता है फील्ड, जैसे सिंधु गंगा का मैदान है, इसे बनाया किसने है? इसे प्रकृति ने खुद से सींचा है, खुद से इसे ने बनाया है। बाकी तीनों ऑप्शन मानव भूगोल के यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, उम्मीद करते हैं कि ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है। निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था भाई साहब? तो निहारिका परिकल्पना हम सभी को याद है ना बच्चे कि ये किसके द्वारा दिया गया था? लाप्लास के द्वारा। ये लाप्लास कहाँ के थे? फ्रांसीसी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके हैं। इमैनुअल कांट के द्वारा वायव्य राशि की परिकल्पना दिया गया था। चैम्बरलिन मोल्टन के द्वारा हमारा है सो दिया गया था गिरहानु परिकल्पना। क्या दिया गया था? गिरहानु परिकल्पना दिया गया था। ये भी आप है ना तो याद रखोगे। खगोलीय दूरी मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? आप सभी को पता है कि जो खगोलीय दूरी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में से, कि इसे हम लोग खगोलीय दूरी यानी कि एक वर्ष के दौरान सूर्य के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, जितनी दूरी कवर की जाती है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। रिक्टर स्केल वही है जिससे भूकंप की तीव्रता का मापन हम लोग क्या करते हैं सर जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि कौन भूकंपीय तरंग
तरल और ठोस दोनों से गमन करता है, तो कल ही बताए थे पी, एस और एल है हमारा 3 प्रकार का। उसमें जो हमारा प्राइमरी वेव्स है, पी प्रकार का जो तरंग है, ये हमारा अगर आप देखोगे तो ठोस, तरल और गैस तीनों से गमन करने वाला कौन है, हमारा प्राथमिक तरंग, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और ये तीनों से गमन करता है, वो भी आप है सो याद रखे रहोगे। तेज तरंग याद रखना कि सेकेंडरी वेव्स केवल किससे गमन करता है, ठोस से। सबसे खतरनाक कौन होता है सर जी, तो सबसे खतरनाक कौन होता है, हमारा एल तरंग के नाम से जानते हैं। यदि आप चाह रहे होंगे कि ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टेस्ट पीडीएफ हमको ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप चले जाना, प्ले स्टोर में सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस जाकर के सर्च करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप सारा कुछ लगा सकते हो। क्लास 11 तो आपकी पार हो चुकी है। यदि आप चाह रहे हो क्लास 12 से बेहतर तैयारी आपके लिए करना है, तो आपका है सो 1999 रुपया में नामांकन प्रारंभ है आने की क्लास 12। बिल्कुल सालों भर आप पढ़ सकते हो। जैकपॉट के लिए, स्पेशल के लिए आपका बैच है। और साथ साथ में यहाँ पे जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, होम साइंस, जितना भी विषय है, 20 मार्च से ही क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन जो क्लास छूट गया टेंशन मत लेना, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका सारा है ना पड़ा हुआ है। यदि आप चाह रहे होंगे सर जी ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आपके साथ, तो ऑफलाइन हमारे साथ कहाँ पढ़ सकते हो, तो ये पढ़ सकते हैं आप हजारीबाग झारखंड से, यानी हजारीबाग शहर, जो कि आपका बुढ़वा महादेव चौक नियर क्यूमेंस कॉलेज, हजारीबाग के पास बस स्टैंड वाला रोड में ये संस्थान आज चलती है, जहां से आप पूरी तरीके से क्लासेस आप कर सकते हो। और विशेष करके आप एप्लीकेशन को इसलिए डाउनलोड कर लोगे क्योंकि वहां से आपको है ना मदद मिलने वाला है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह है, इसे ही हम लोग आउटर प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ढूंढो कौन है बाहरी वाला, एकमात्र आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ये हमारा शुक्र वही है सच, भोर का तारा, शाम का तारा बुध, आकार में छोटा, फिर सूर्य का सबसे नजदीक, मंगल को लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, तो आज का आपको हम है सो पूरी तरीके से क्वेश्चन छोड़ करके जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना डियर, कि कौन सा पार्थिव ग्रह है, यानी कि इनर प्लैनेट का कौन सा उदाहरण है। और ये जो हमारा इनर प्लैनेट्स है, पार्थिव ग्रह है, ये हमारे ठोस पदार्थों से बना, इसलिए इसका डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आप कमेंट में जवाब दोगे कि पार्थिव ग्रह का कौन सा उदाहरण है, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि या शुक्र। यदि नहीं दोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर के प्रस्तुत हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलोगे, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता देना कि अपना सर्वोदय ऑनलाइन क्लास है आपको ऐसे पूरी तरीके से तैयारी करवा रहा है, क्लास 11 का, क्लास 12 में भी आपको करवाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए, बाकी जवाब का आपका वेट रहेगा। मिलते हैं तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।